हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज जो है हम बात करने जा रहे हैं यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस का। जो है ये हमारा लेक्चर 39 है। तो इससे पहले जो है हम नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड नेटवर्क के बारे में डिस्कस किए थे। तो आप लाइब्रेरी साइंस के किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे DSSS हुआ, फिर यूजीसी नेट हो गया, फिर इसी तरह का जैसे KVS NVS लाइब्रेरियन का हो गया, और जितने भी लाइब्रेरी साइंस के एग्ज़ाम्स है आपको ये सारे लेक्चर्स सब में जैसे मदद करेंगे। और आप यूजीसी नेट का जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें तो हेल्प करेंगे ही करेंगे। आप अगर जैसे BLIS MLIS या फिर PhD में इनरोल्ड हो या फिर एडुकेटर हो तो भी आपको ये जो टॉपिक्स है हर जगह यूज होंगे। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स। तो मैंने पहले भी जो है बताया था कि जैसे जैसे इंटरनेट जैसे बढ़ा और उसके बाद जैसे प्रोसेसिंग स्पीड हो गया, फिर आपका जो है मतलब कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज, तो फिर मतलब डेटाबेस सिस्टम्स, फिर मतलब स्टोरेज कैसे जैसे जल्दी किया जाए, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया। तो उसके बाद जो है लाइब्रेरी नेटवर्क्स और लाइब्रेरी साइंस में भी बहुत ज़्यादा चेंजेज आए और उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऐसे तैयार किए गए जिससे आपका डेटा एक्सचेंज हो सके इंटरनेशनली और नेशनली। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि एक जैसे कंसोर्शियम का अप्रोच होता है। कंसोर्शियम तो वो क्यों बनाया जाता है कि एक जो है ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज एक साथ इकट्ठा होते हैं तो और उसके बाद अपने लिए पॉलिसीज मतलब साथ बना सकते हैं, और फिर देखा जाए तो आपस में जो है रिसोर्सेज भी शेयर कर सकते हैं। जैसे मान लो कि IITs का कोई कंसोर्शियम है, तो अब सारे IITs अलग अलग जर्नल्स वगैरह बाई करेंगे, फिर जो है उसका सब्सक्रिप्शन लेंगे तो बहुत ज़्यादा खर्च होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि सबका सब्सक्रिप्शन जो है एक साथ लिया जाए। तो ये सब में जो है अब आप सब्सक्रिप्शन तो एक साथ ले लेंगे लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। तो वही इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और नेटवर्क्स जो होता है डोमेस्टिक लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे उसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन भी चलता है। तो चलिए देखते हैं आगे। आप देखो, International information systems and networks play a crucial role in the global exchange of information across various scientific and technical fields. समझ गए? They ensure that researchers, professionals and policy makers have access to up-to-date, accurate and comprehensive data. समझ गए? जैसे मैं एक ये इंफॉर्मेशन नेटवर्क नहीं है लेकिन मैं एक शेयर कर रहा हूँ, जैसे GitHub है। तो इसमें जो है आप जो भी मतलब कोडर्स होते हैं, कोडर्स या फिर प्रोग्रामर्स अपना अपना जो है मतलब कोड शेयर कर सकते हैं, वो कुछ नया किए हैं ऐसे, या फिर कोई जैसे चैलेंजेज है जैसे मतलब कोडिंग कम्युनिटी में उसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये देख रहे हो कि इसमें इंटरकनेक्शन हो रहा है जिससे जो है कोडिंग कम्युनिटी भी जो है बढ़ती है, उसके बाद नए नए आइडियाज़ जो है सो वर्ल्ड के सामने आते हैं। तो उसी तरह ये जो इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है तो ये सब साइंटिफिक और टेक्निकल फील्ड्स को जो है आपस में कनेक्ट करता है, जिससे जो है एक्सपर्टीज और जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज हुआ ये सब आपका और ज़्यादा बेटर हो सके। अब देखिए, इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम INIS, तो ये आप याद कर लेना फुल फॉर्म भी, इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम NIS से आप समझ सकते हो। देखो IS जहाँ पे लगा रहे ना लाइब्रेरी साइंस में, सॉरी IS, अरे यार ये क्यों हो रहा है, IS लगा रहे तो ये मोस्टली इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ही होता है उसका मीनिंग। देखो ओवरव्यू देखते हैं। द इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम INIS जो है वाज इस्टेब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA जो है ये आपको पता होगा जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है यही आपको जो है एक तरह से देखता है कि जो है न्यूक्लियर कहीं पे जैसे प्रोलिफरेशन तो नहीं हो रहा है, कोई जैसे न्यूक्लियर वेपन या फिर टेक्नोलॉजी एक जगह से दूसरे जगह नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है। जैसे ईरान का आपको पता होगा, जैसे उतने साल से झगड़ा चल रहा है मतलब इजराइल के साथ, वो सब यही सबसे रिलेटेड है कि क्योंकि ईरान जो है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाह रहा है, इजराइल मतलब चाहता है कि नहीं बनाने दे। तो ये सब जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है ये हैंडल करती है। और ये जो है आपके जो जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बन रहा है उसमें से वेस्ट निकल रहा है, तो ये सब कहाँ पे जैसे जो है एक तरह से वेस्ट को जैसे डिकम्पोज तो इतना ईजिली नहीं होता है, तो उसको स्टोर कहाँ किया जाता है। तो ये सब जो है एक तरह से न्यूक्लियर से रिलेटेड ये ही
देखती है। इसका भी फुल फॉर्म आप याद कर लेना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो ये जो है इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है INIS, तो ये जो है IAEA द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। कब? तो 1970 में। उस समय आप देखोगे 1970 में न्यूक्लियर वेपन्स जो थे, एक तरह से वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद जो है बहुत ज़्यादा जो है तो कंट्रीज टेस्ट करना चाह रहे थे। तो इट सर्व्स एज एन इंटरनेशनल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या हुआ कि आप जो है उसका पावर जनरेशन में यूज करेंगे। पावर जनरेशन, देखो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, चलो मैं बता ही देता हूँ। देखो पावर जनरेशन के लिए जो न्यूक्लियर यूज होता है ना, यूरेनियम मोस्टली, तो यूरेनियम जो यूज होता है, ये आपका यूरेनियम में भी आइसोटॉप्स होते हैं। यूरेनियम जैसे 235 हो गया, यूरेनियम 238 हुआ, ये दोनों यूरेनियम ही होता है, बस मास नंबर डिफरेंट होता है। तो इसका जब 15% के आसपास प्यूरिफिकेशन किया जाता है ना, रिफाइनिंग, तो आप उसको जो है एक तरह से पावर प्लांट्स जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होता है उसमें यूज करते हैं। लेकिन वही 85% से ऊपर या फिर मान लो 95, 98, 99% रिफाइंड यूरेनियम है, तो वो सब जो है आपका इस चीज़ में यूज होता है। जैसे न्यूक्लियर, जैसे बॉम्ब्स बनाने में, जैसे न्यूक्लियर वेपन्स जो पता होगा कि आपको, जैसे यूके के पास, US के पास, रसिया के पास, इंडिया भी न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है, तो इस तरह से जो न्यूक्लियर कैरिंग कंट्रीज है तो उनके पास, तो ये आप समझ गए होंगे। तो IAEA जो है, तो ये इंटरनेशनल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन जो है सो जब पब्लिश करता है INIS के रूप में फॉर पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आ गया होगा समझ में। की फैक्ट्स देख लो इसमें। एस्टैब्लिशमेंट है 1970 में एस्टैब्लिश हुआ। एजेंसी जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA। पर्पस क्या है? टू कलेक्ट, प्रोसेस एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन ऑन न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कवरेज देख लो, इंक्लूड्स बुक्स, रिपोर्ट्स, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, पेटेंट्स एंड साइंटिफिक एंड टेक्निकल जर्नल्स। समझ गए? अब देखो लैंग्वेजेस देखो इसमें, तो जैसे मल्टीलिंगुअल है, मतलब अलग अलग लैंग्वेज में पब्लिश होता है, तो केवल इंग्लिश में ही नहीं पब्लिश होता है, समझ सकते हैं। वे डॉक्यूमेंट इन ओवर 60 लैंग्वेजेज में पब्लिश होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जान लो। तो डेटाबेस कंटेंट्स ओवर 3.8 मिलियन बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स एंड 4 लाख फुल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। समझ गए INIS के बारे में? समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो ये सब जो है आपका डेट जैसे 1970 में इस्टेब्लिश हुआ, ये आप याद करना, क्योंकि बहुत बार जो है UGC नेट और अदर एग्जाम्स में जो है क्रोनोलॉजिकली आपको सजाने में कह सकता है कि असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। जैसे IAEA का पूछ देगा, और भी डिफरेंट नेटवर्क से उनके बारे में। आप देखो फंक्शंस इसका देखते हैं, तो वही मतलब डॉक्यूमेंट कलेक्शंस हो जाएगा न्यूक्लियर से रिलेटेड। INIS कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम ओवर 150 मेंबर स्टेट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। समझ गए? बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस भी जैसे प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्ट्स एंड बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड फॉर न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिटरेचर। अब देखो फुल टेक्स्ट अवेलेबिलिटी, ऑफर्स एक्सेस टू लार्ज कलेक्शन ऑफ फुल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। समझ गए? इम्पॉर्टेंस इन इंडिया, एक्सेस टू ग्लोबल रिसर्च, तो आपको पहले ग्लोबल रिसर्च का एक्सेस चाहिए होगा अगर आप किसी भी सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वैसे ही न्यूक्लियर साइंस में जो है INIS प्रोवाइड्स इंडियन रिसर्चर्स एक्सेस टू इंटरनेशनल न्यूक्लियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जैसे मान लो कि SMR हुआ, SMR का आप नाम अगर आजकल सुन रहे होंगे, तो इसको कहते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। समझ गए? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर ये क्या होता है? तो पहले के रिएक्टर्स देखोगे कि जो है 1000 मेगावाट हो गया, 800 मेगावाट हो गया, बहुत, जैसे रसिया में 2000 मेगावाट का भी रिएक्टर है। तो ये सब बड़े बड़े रिएक्टर्स होते हैं जिससे मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो तो रहा है, लेकिन कोई डिजास्टर होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा खतरा आ जाता है इसमें। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का ये होता है कि ये स्मॉल होता है, सबसे पहली बात तो स्मॉल, और ये जैसे मॉड्यूलर फॉर्म में है कि इसको जो है कहीं और भी जो है जो बनाया जा सकता है, और जो पार्ट बाय पार्ट जो है कहीं भी असेंबल किया जा सकता है। तो ये मास लेवल पर प्रोडक्शन ईजी होता है, और ये मतलब ज़्यादा पावर नहीं देता है, मतलब 150 मेगावाट हो गया, 100 मेगावाट हो गया। तो जैसे मैक्सिमम मैंने जो है एक तरह से 300 मेगावाट मतलब ये सब तक जाता है। तो ये कहीं भी असेंबली करके मतलब कैप्टिव यूज किया जा सकता है। मान लो स्टील पावर प्लांट है कोई, तो स्टील पावर प्लांट अपने लिए एक जो है पावर जनरेशन के लिए, न्यूक्लियर पावर के लिए ऐसे यूज कर सकता है कि जो उसका मतलब ग्रिड ही अलग हो, वो मतलब अपने लिए ही यूज करे केवल।
समझ रहे हो। तो ये सब जैसे टेक्नोलॉजीज हुई, तो ये नए टेक्नोलॉजीज आ रही है और ये सेफ़ है मतलब डिजास्टर्स में भी, क्योंकि मतलब टर्न ऑफ जो है इजीली किया जा सकता है, इसमें उतना खतरा नहीं है मतलब डिजास्टर्स का। तो ये सब जो नए नए टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहे हैं, तो कैसे पता चलेंगे? जब उसका नेटवर्क्स होगा, वो आपस में रिसर्च डिजाइंस हो गया, फिर मतलब कैसे कैसे जो जो नए नए थिंकिंग आ रहा है जैसे पीसफुल न्यूक्लियर रिएक्टर्स का, तो ये सब एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है INIS द्वारा होता है। समझ गए? हाँ। अब देखो, कोलैबोरेशन इनहांसेस कोलैबोरेशन बिटवीन इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट एंड ग्लोबल कम्युनिटी। तो आप इस ये सब का इंपॉर्टेंस देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स और लाइब्रेरी साइंस का किस लेवल का है, और ये सारा जो है लाइब्रेरियंस ही हैंडल करते हैं। आप देखो, सेकेंड है एग्रीस। एग्रीस जैसा मैंने बताया, IS कहाँ कहीं भी लगा हो तो क्या करना है इसको, तो ये इंफॉर्मेशन साइंस होता है। तो वैसे ही देखो, एग्रीस है और एग्री, तो एग्रीकल्चर आपको सुन के भी लग रहा है, तो इंटरनेशनल सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। समझ गया? तो एग्रीस द इंटरनेशनल सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। देखो, तो एग्रीज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO जो है ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन 1974। 1974 वो कब हुआ था INIS? तो 1970। तो वैसे आप याद कर सकते हो कि INIS के बाद आया था एग्रीस। इट एम्स टू फैसिलिटेट एक्सेस टू एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन ग्लोबली। देखो, इस्टेब्लिश्ड कब? तो 1974 में। एजेंसी तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड न्यूट्रिशन। समझ गए? कवरेज देखो क्या है, इंक्लूड्स जर्नल्स, बुक्स, मोनोग्राफ्स एंड कॉन्फ्रेंस पेपर्स। लैंग्वेजेज मल्टीलिंगुअल विद फोकस ऑन इंफॉर्मेशन इन मल्टीपल लैंग्वेजेज। समझ गए? फंक्शंस इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी, तो जैसे वहाँ न्यूक्लियर का होता था, इसमें एग्रीकल्चर का होगा। कॉलेक्ट्स एंड डिसिमिनेट्स बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन ऑन एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। समझ गए? कोलैबोरेटिव जैसे नेटवर्क इसमें भी है, 150 इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो वर्क्स विद ओवर 150 इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड वाइड टू गैदर एंड शेयर डेटा। डेटाबेस देख लो, तो प्रोवाइड्स एक्सेस टू मोर देन 10 मिलियन बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स। बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड इस सब के बारे में मैंने पहले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप अगर ये लेक्चर पहली बार देख रहे हो, तो मैं जो आपको रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप सारे लेक्चर्स जो हमारे 1-2 अभी जो ये 39th लेक्चर चल रहा है वो देखें, और मैं इसमें ऑलमोस्ट 100 लेक्चर्स लाने वाला हूँ, तो वो सारा आप देख जाओ, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा उससे। देखो, इंपॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर रिसर्च सपोर्ट्स इंडियन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स विथ एक्सेस टू ग्लोबल एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन डेवलपमेंटल इनिशिएटिव। देखो, एड्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज एंड पॉलिसीज इन इंडिया। अब देखो, INS PEC ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन सर्विस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग। तो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग। समझ गए? तो ये ऐसे याद कर लो, PEC से फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग। अब देखो, INS PEC इज अ लीडिंग डेटाबेस फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल लिटरेचर इन द फील्ड्स ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटिंग एंड इंजीनियरिंग। समझ गए? तो मोस्टली जो स्टेम होता है उस तरह से रिलेटेड है, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। मैथमेटिक्स का अलग होगा, ये मत आप याद करना। तो देखो, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी IET। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो है उसका जो जैसे पब्लिकेशन है, तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि जो आपका नेटवर्क है उसका जो है पब्लिशिंग जो हुआ है उस क्या है, क्योंकि जब मोस्ट ऑफ द नेटवर्क्स है पब्लिशिंग रहेगा ही। तो IET जो है उस वो जो है एक तरह से प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब IET जो है द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, वो आपका प्रोड्यूस करता है इंफॉर्मेशन सर्विस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग। ये हो गया नेटवर्क इसका। समझ गया? अब देखो, इस्टेब्लिशमेंट हो गया 1967 में। तो ये याद कर लो कि जैसे 1974 में था एग्रीस डेट ही मेन है इसमें।
फिर 1970 में आपका था INIS न्यूक्लियर वाला, और ये जो है इंफॉर्मेशन सर्विस इन फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग, तो ये 1967 का है। समझ गए। अब देखो एजेंसी क्या हो गया, तो इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी IIT द्वारा पब्लिश किया जाता है। पर्पस टू प्रोवाइड कंप्रीहेंसिव कवरेज ऑफ लिटरेचर इन फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग। कवरेज देख लो, जर्नल्स, कॉन्फ्रेंस, प्रोसीडिंग्स, टेक्निकल रिपोर्ट्स एंड डिजर्टेशन। डेटाबेस कंटेंस ओवर 20 मिलियन रिकॉर्ड्स। समझ के 2 करोड़ से ज़्यादा आपको जो है मतलब फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटिंग के बारे में इसमें डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। फंक्शंस तो सबसे पहले जैसे सब में होता है कि जैसे बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस प्रोवाइड करेगा रिसर्चर और जैसे मतलब सब्जेक्ट कवरेज। समझ गए। तो देखो ऑफर्स एब्स्ट्रैक्ट्स एंड इंडेक्सिंग फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल लिटरेचर। तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई भी आपका रिसर्च पेपर है तो आप सारा रिसर्च पेपर नहीं सबमिट पढ़ सकते हैं। कोई भी मान लो कि हो सकता है कि आपका रिसर्च पेपर जो है आप मतलब 100 डाउनलोड किए, उसमें से आपको 2 ही रिसर्च पेपर आपके काम का मिला, तो आपका टाइम वेस्ट हुआ जो आप यूटिलाइज कर सकते थे कहीं और ज़्यादा रिसर्च करने में या एक्सप्लोर करने में। तो उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है जो समरी होता है। वो देखो तो ये समरी यार समरी है आपका रिसर्च पेपर का एब्स्ट्रैक्ट होगा, तो वो आप समरी जो है जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं कि आपके काम का है कि नहीं वो रिसर्च पेपर। इसलिए बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस में जो है आपका समरी इंक्लूड किया जाता है एब्स्ट्रैक्ट। रिसर्च एड देख लो, सपोर्ट रिसर्चर्स एंड इंजीनियर्स विद अप टू डेट इन्फॉर्मेशन एंड रेफरेंसेस। सब्जेक्ट कवरेज हो जाता है इससे। इंक्लूड्स टॉपिक्स इन फिजिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। समझ गए। इंपॉर्टेंस इन इंडिया देखो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स असिस्ट इंडियन रिसर्चर्स इन स्टेइंग अपडेटेड विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी। एकेडमिक रिसर्च देख लो, प्रोवाइड्स वैल्यूएबल रिसोर्सेज फॉर एकेडमिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इन इंडिया। समझ गए। अब देखो वैसे ही जो मेडलार्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। मेडलार्स जो सुन के ही लग रहा होगा कि ये मेडिकल से रिलेटेड होगा, तो ये देख लो, और ये 1964 में है, 64 सॉरी। तो ये आपको सारे का याद हो गया होगा। देखो फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। ये जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब जो साइंस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग वाला था, ये कब का था, तो 1967 का था ना। देख लो 1967 इंस्पेक्ट जो ये कहते हैं INSPEC। फिर आपका जो था INIS जो था ये कब का था, तो 1970 का। फिर आपका एग्रिस जो था ये कब का था, तो 1974 का। अब ये जो है एक तरह से मेडलार्स ये है आपका 1964 का। तो ये आप क्रोनोलॉजिकली आपको याद हो गया हो कि मेडिकल वाला जो सबसे पहले था, उसके बाद आपका जो है आया जो है इंस्पेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये आप देख सकते हो कि आपका साइंस वाला जो है थोड़ा पहले है, ऐसे याद कर सकते हो। उसके बाद आपका 1970 में आ गया न्यूक्लियर, ऐसे याद कर सकते हो। न्यूक्लियर जब जैसे इंडिया बांग्लादेश वॉर के 1 साल पहले, इस तरह से। उसके बाद एग्रिस 1974 में एग्रीकल्चर वाला। तो ये डेट आप याद रखना है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। देखो मेडलार से जो कम्प्रिहेंसिव बायोमेडिकल बिब्लियोग्राफिक रिट्रीवल सिस्टम, तो कहीं पे जब मेडिकल लिखा हो तो आप अगर ऑप्शन में जैसे मेडिकल और बायोमेडिकल, तो हो सकता है आप जैसे कंफ्यूज हो जाएं कि यार जो है इसमें तो जो मेडलार से जो मेडिकल लग रहा है लेकिन ये बायोमेडिकल है। बात क्या ध्यान देना। तो बायोमेडिकल बिब्लियोग्राफिक रिट्रीवल सिस्टम क्रिएटेड बाय द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो कौन इसको क्रिएट किया है, तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। It includes Medline, a premier bibliographic database for life science and biomedical information. The key facts established 1964 जो मतलब एजेंसी आप समझ गए, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। पर्पस टू प्रोवाइड एक्सेस टू वास्ट रिपोजिटरी ऑफ बायोमेडिकल एंड लाइफ साइंस लिटरेचर। कवरेज हो गया जर्नल्स, बुक्स, कॉन्फ्रेंस पेपर्स एंड रिपोर्ट्स। डेटाबेस कंटेंस ओवर 2.28 मिलियन मतलब ऑलमोस्ट 3 करोड़ के आसपास रेफरेंस टू बायोमेडिकल एंड लाइफ साइंस जर्नल आर्टिकल्स। समझ गए। फंक्शन देख लो, इसमें भी जो है वैसे ही ऑफर सर्च एंड रिट्रीवल ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स इन द बायोमेडिकल फील्ड। मेडलाइन जो है प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ मेडलार प्रोवाइड एक्सेस टू जर्नल आर्टिकल्स इन लाइफ साइंसेज। समझ गए। मेडलाइन
जो है मेडल आर्ट से रिलेटेड है, ये भी याद कर लेना। पबमेड हो गया, ये भी उसमें है। पबमेड और फ्री रिसोर्स डेवलप्ड बाय नेशनल, एनएलएम क्या है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, समझ गए, ये भी लाइब्रेरी ही है ऑफ मेडिसिन that includes medline citation and provides access to additional life science journals, समझ गए। अब देखो इम्पोर्टेंस इन इंडिया समझ गो, हेल्थ केयर रिसर्च सपोर्ट्स इंडियन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड रिसर्चर्स विथ एक्सेस टू ग्लोबल मेडिकल लिटरेचर। फिर मेडिकल एजुकेशन देख लो, इनहांसेस द क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन। आप देखो बायोसिस, तो बायोसिस जो है ये सबसे पहले आया 1926 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये भी जो है आपका बायोसिस सुन के ही लग रहा होगा बायो मेडिकल से रिलेटेड है। देखो बायोसिस प्रीव्यू जो है जो प्रोड्यूस्ड बाय क्लैविरेट एनालिटिक्स इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस फॉर लाइफ साइंस एंड बायोमेडिकल रिसर्च। इट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स फ्रॉम बॉटनी टू बायोटेक्नोलॉजी, समझ गए। एस्टैब्लिशमेंट देख लो 1926 एज बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट्स के नाम से हुआ था। तो बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट्स और बायोसिस में रिलेशन है, याद रखना। एजेंसी क्लैविरेट एनालिटिक्स पर्पस टू प्रोवाइड एक्सेस टू ग्लोबल लाइफ साइंस रिसर्च coverage, journals, conference proceedings, patents and books, database contains over 18 million records। तो ये किसके लिए है, तो ये आपका बोटनी एंड बायोटेक्नोलॉजी, बोटनी एंड बायोटेक्नोलॉजी। कब, तो 1926। और इसका मतलब पहले नाम क्या था, तो बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट्स, समझ गए। ये फंक्शंस वैसे ही है, इसमें भी एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग होगा। ऑफर्स एब्स्ट्रैक्ट्स एंड इंडेक्सिंग फॉर लाइफ साइंस लिटरेचर, रिसर्च सपोर्ट ये देता है। प्रोवाइड रेफरेंस फॉर रिसर्च इन वेरियस बायोलॉजिकल एंड बायोमेडिकल फील्ड। सब्जेक्ट कवरेज इसमें आप देख सकते हो, इंक्लूड टॉपिक सच एज मोलिकुलर बायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, जूलॉजी एंड इकोलॉजी, ये सब के बारे में आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंस इन इंडिया, तो बायोलॉजिकल रिसर्च में हेल्प करता है। सपोर्ट्स इंडियन बायोलॉजिस्ट एंड रिसर्चर्स विद एक्सेस टू इंटरनेशनल रिसर्च फाइंडिंग्स। बायोडाइवर्सिटी स्टडीज एड्स इन द स्टडी एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिया रिच बायोडाइवर्सिटी, समझ गए। अब देखो एरिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिक जो है आपका 1966 में स्टैब्लिश हुआ था। तो एरिक जो है इसको आप सुन के ही ई से एडुकेशन आपको आ रहा होगा, समझ रहे हैं, ई से एडुकेशन, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। तो ये जैसे आई मतलब इंजीनियरिंग वाला था, वैसे ही इसमें एडुकेशन वाला है। IES जो है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ एडुकेशन साइंस, उसके अंडर आता है ये। देखो एरिक इज एन ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ एडुकेशन रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन, समझ गए। एरिक एडुकेशन रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन, इट इज स्पॉन्सर्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ एडुकेशन साइंसेज ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ एडुकेशन, समझ गए। एरिक तो इस्टेब्लिश 1966 में इस्टेब्लिश हुआ। एजेंसी देख लो, इंस्टीट्यूट ऑफ एडुकेशन साइंसेज। पर्पस टू प्रोवाइड एक्सेस टू एडुकेशन लिटरेचर एंड रिसोर्सेज। जैसे इंडिया में बीएड होता है, तो बीएड के लिए जो है आपका बीएड हो गया, एमएड हो गया, तो ये सब जो है एडुकेशन डिपार्टमेंट से आपको कोई लाइब्रेरी होगा, जैसे यूजीसी का हो गया, तो वो उसी तरह यूएस का जो इंटरनेशनल वाला है उसको एरिक कहते हैं। देखो पर्पस टू प्रोवाइड एक्सेस टू एडुकेशनल लिटरेचर एंड रिसोर्सेज, कवरेज, जर्नल्स, रिसर्च रिपोर्ट्स, कॉन्फ्रेंस पेपर्स एंड पॉलिसी पेपर्स। डेटाबेस कंटेंस ओवर 1.5 मिलियन रिकॉर्ड्स। फंक्शंस एडुकेशनल रिसोर्सेज, ऑफर्स एक्सेस टू अ वाइड रेंज ऑफ एडुकेशनल मटेरियल्स। रिसर्च सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सपोर्ट्स रिसर्चर्स, एडुकेटर्स एंड पॉलिसी मेकर्स विद अप टू डेट एडुकेशन इन्फॉर्मेशन। कि मतलब एडुकेशन सेक्टर में जितने भी जैसे टेक्नोलॉजी हो गए, रिसर्च हो गया, कि और मतलब बेटर एडुकेशन कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है, तो ये सब के बारे में। फिर आपका जो है मान लीजिए कि कोई नया जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, जैसे LLM हो गया, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, तो इसको जो है आप इसके बारे में जो है स्टूडेंट्स को, फिर रिसर्चर्स को क्या क्या जो है मतलब डेटा प्रोवाइड करेंगे, जिससे वो इसके एडुकेटर्स बन सके। तो ये सब जो है आपका कवर होता है इसमें। तो देखो सब्जेक्ट कवरेज टॉपिक सच एज एडुकेशनल प्रैक्टिसेज, पॉलिसीज एंड थियरीज, समझ के।
कि बेटर एडुकेट कैसे किया, जैसे मैंने बताया बीएड एमएड जो इंडिया में होता है उसी तरह से। इंपॉर्टेंस इन इंडिया, एजुकेशनल डेवलपमेंट, सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रैक्टिसेज एंड पॉलिसीज इन इंडिया, रिसर्च एंड टीचिंग, प्रोवाइड्स वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर एडुकेटर्स एंड रिसर्चर्स इन इंडिया। अब देखो PIS ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये जो भी आपको जैसे पेटेंट्स के बारे में मैंने पहले अच्छे से बताया है कि जो है मतलब पेटेंट राइट्स क्या होता है, कॉपीराइट्स क्या होता है, ये सब के बारे में पहले के लेक्चर्स में आप देख सकते हो। तो देखो ओवरव्यू, द पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड्स एक्सेस टू पेटेंट इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट्स इनोवेशन बाय डिसेमिनेटिंग पेटेंट डेटा। समझ गए? इट इज़ क्रूशियल फॉर प्रोटेक्टिंग इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड फोस्टरिंग इनोवेशन। समझ गए? की फैक्ट, टू प्रोवाइड एक्सेस टू पेटेंट इंफॉर्मेशन एंड supports innovation, coverage, patent documents, legal status information and patent family data. Database contains millions of patent record. तो पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आप समझ गए कि जो आपका पेटेंट्स जितने भी है वो सब के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो आप इसको चेक कर सकते हो कि कोई आप जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हो वो पहले से पेटेंटेड तो नहीं है। देखो फंक्शंस, patent search, provide tools for searching patent databases, innovation support, supports inventors and researchers with patent information, legal information, offers legal status information on patents. इंपॉर्टेंस इन इंडिया, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा, सपोर्ट्स इंडियन इन्वेंटर्स एंड बिजनेसेज इन प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इनोवेशन, प्रमोट्स इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इन इंडिया। समझ गए पेटेंट्स का, PIS का पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आप देखो जो है बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो BIS जो है, ये इंडिया वाला जो BIS मार्क जो होता है वो नहीं है, ये BIS है, बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो देखो, द बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड्स access to information related biotechnology. It supports research and development in biotechnology and related fields. की फैक्ट्स देखो, टू प्रोवाइड एक्सेस टू बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन, कवरेज हो गया इसमें भी, जर्नल्स, पेटेंट, रिसर्च रिपोर्ट्स एंड डेटाबेसेज कवर करता है ये। डेटाबेस में देख लो, कंटेंट्स एक्सटेंसिव रिकॉर्ड्स एंड बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसमें भी फंक्शंस वैसे ही हो जाएगा। रिसर्च सपोर्ट, प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन टू सपोर्ट बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन जो है, इन्फॉर्मेशन पहुंचाया जाता है पूरे वर्ल्ड वाइड। बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट कवरेज इसमें जो है, जेनेटिक जो है इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको मिल जाएगा, बायो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड मिल जाएगा, और एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी कैसे रिलेटेड है तो आप देख लो, जैसे बायो पेस्टिसाइड हुआ, बायो इंसेक्टिसाइड, या फिर जो है एग्रीकल्चर में आपका यील्ड जो है, जितना अगर एक बैगन फल रहा है उसके जगह 50 बैगन कैसे फले, जैसे पपाया जो है मतलब फ्रूट्स ज़्यादा कैसे हो, ये सबसे रिलेटेड। अगर आप जैसे क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का नाम सुने होंगे, जिसमें जीन एडिटिंग वगैरह किया जाता है, तो ये सबसे रिलेटेड जो है आपको यहाँ मिल जाएगा BIS पोर्टल पे। समझ गए? इंपॉर्टेंस इन इंडिया देख लो, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, तो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी रिसर्चर्स हैं और एडुकेटर्स या स्टूडेंट्स हो गए, वो सबको हेल्प मिलेगा इससे। सपोर्ट्स इंडियन रिसर्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस इन बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, एड्स इन द डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन इन इंडिया। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसमें बहुत सारे लेक्चर्स और लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड हम सारे इसमें लेक्चर्स लाने वाले हैं। ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।